गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अलमास बेग आज आपको क्लास 10th का लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव का रिमेनिंग पार्ट पूरा करवाऊंगी। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में द स्प्रिंग ब्लॉसम हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका लेसन 1 जो कि एक पोएम है और एक प्रेयर के फॉर्म में है, एक प्रार्थना के रूप में है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, उसको बहुत अच्छी तरह से रिसाइट करना सीखा था और उसके बाद हमने उसका अर्थ और उसको समझा था। आज की क्लास में हम इस पर आधारित जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं, जो बुक में आपके अभ्यास दिए गए हैं वो, और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को सीखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए, दिस इज द नेम ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इट इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में हमेशा आता है। लेसन में पोएम की पंक्तियां दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ द पोएम। तो बच्चों, आपको पोएम का नाम अच्छी तरह याद करना है और उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो आपकी पोएम के पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर पोएम, ये आपकी कविता है। इसे हम अपनी लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आपको भी इस कविता को, क्योंकि ये प्रेयर फॉर्म में है, प्रार्थना के फॉर्म में है, पढ़ते रहना है, अध्ययन करते रहना है। ये 3 स्टैंजाज में है, इसे हम कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज। ये एक एक्सरसाइज है आपके सामने। एक्सरसाइज ए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं। इन द फर्स्ट कॉलम फ्यू वर्ड्स हैव बीन गिवन टू यू, कुछ शब्द दिए गए हैं, और इन द सेकेंड कॉलम उनके मीनिंग दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। दे आर गिवन इन इंग्लिश। आपको इन वर्ड्स के मीनिंग से इनको मैच करना है। जब आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आप सही वर्ड का सही मीनिंग उसके सामने लिखेंगे। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज डिसिपल। डिसिपल का अर्थ होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ ए रिलीजियस पर्सन। रिलीजियस पर्सन कहते हैं धार्मिक व्यक्ति को। अ पर्सन यानी ऐसा व्यक्ति हु बिलीव्स, जिसका कि विश्वास होता है, इन एंड फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ ए रिलीजियस पर्सन। किसी भी धर्म गुरु, जैसे हम किसी भी धर्म के हो, हमारे धर्म गुरु होते हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते और उनके बताई हुई चीजों को फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डिसिपल। नेक्स्ट वर्ड इज सोल। सोल हमारी कविता में शब्द आया है। सोल का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ ए पर्सन। पर्सन यानी व्यक्ति और स्पिरिट यानी आत्मा। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता में अपनी आत्मा को प्रकाशित करने की बात कही है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सोल। तो आप लिखेंगे स्पिरिट, या स्पिरिट पूछ लिया जाएगा, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्पिरिट, तो आप लिखेंगे सोल। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वरीज। वरीज का है मीनिंग टेंशंस, फिक्रें, चिंताएं, जो कि पोएट के मन में है, इसीलिए वो प्रार्थना करता है कि उसके मन में प्रेम रूपी दिया जला दिया जाए। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है, आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। वरीज टेंशंस, वरीज टेंशंस। नेक्स्ट वर्ड इज वंडरस। वंडरस का अर्थ है फैसिनेटिंग, आश्चर्यचकित करने वाले, अचंभित करने वाली चीजें। बोथ वर्ड्स आर सिनोनिम। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। इनकी स्पेलिंग्स, इनके प्रोनाउंसिएशन आपको ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। लास्ट वर्ड इज ईविल। ईविल यानी होता है बुराई। इसका अर्थ इंग्लिश में है विकेट बिहेवियर, बुरा व्यवहार। अब आपको मैंने ये सारे वर्ड्स पढ़ के बताए और उनके सामने आपको जो मीनिंग थे वो जम्बल लिखे हुए थे, मैंने इन पे नंबरिंग की हुई है। आप इसे अपनी नोटबुक में सही मीनिंग के साथ उतारेंगे। राइट डेट, डेट डालेंगे,
पहले मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट पेज पे आप कविता का चित्र बनाएंगे बुक में से देख के, उसमें वैक्स कलर यानी मोम वाले रंगों से रंग भरेंगे, ऊपर टॉप पे आप कविता का नाम लिखेंगे और बॉटम में आप पोएट का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे यू विल राइट द पोएम, आप पोएम लिखेंगे। ऑन द थर्ड पेज यू विल राइट द वर्ड्स मीनिंग एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल बिगिन दीज एक्सरसाइजेस। अगले पेज से आप ये टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस को करना प्रारंभ करेंगे। Once again I am reading this for you. एक बार फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Disciple, a person who believes in and follows the teachings of a religious person. Next word is soul. The meaning of soul is spirit of a person. Next word is worries. Worries का मतलब है tensions. Next word is wondrous. Wondrous का meaning होता है fascinating. And the last word is evil, which means wicked behavior. आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्सरसाइज बी। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। यह एक्सरसाइज भी वोकेबुलरी पर आधारित है। इसे हम शब्दों के अर्थ में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। द क्वेश्चन इज गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इनके एंटोनिम्स देना है। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। यहां पर फर्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, दैट इज लाइट। लाइट, डार्क। लाइट, डार्क। लाइट का मतलब होता है प्रकाश और डार्क का मतलब होता है अंधकार। आपको इनके एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स का मतलब है विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है अंतरात्मा का, अंदर का। एक्सटर्नल मीन्स बाहर का और इंटरनल मीन्स अंदर का। तो ये आपको कविता में रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि जो सोल है दैट इज इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, वो शरीर के आंतरिक हिस्से भाग का हिस्सा है, और जो एक्सटर्नल है, बाहर की जो दुनिया है, वो पूरी एक्सटर्नल है। तो पोएट अपने इंटरनल पार्ट में ईश्वर की ज्योत को जलाने की प्रार्थना इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने सीनियर। सीनियर यानी बड़ा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, जो आपसे कक्षा में आगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीनियर, और जो आपसे कक्षा में पीछे होते हैं उन्हें हम कहते हैं जूनियर। तो आप सीनियर का ऑपोजिट लिखेंगे, उसका एंटोनिम लिखेंगे, दैट इज जूनियर। सीनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर। एंड द लास्ट वर्ड इज इविल। इविल यानी बुराई और गुड। गुड यानी अच्छाई, बुराई अच्छाई, बुराई अच्छाई। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू। आपको जो वर्ड्स दिए हैं उनके बिल्कुल सामने उनके एंटोनिम्स लिखना है, विलोम लिखना है। लाइट, डार्क। एक्सटर्नल, इंटरनल। सीनियर, जूनियर। इविल, गुड। इसी प्रकार आप इसको बार बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे। अगली एक्सरसाइज देखते हैं, दैट इज एक्सरसाइज ए। ये हमारी टेक्स्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइजेज है। जो आपने कविता का अध्ययन किया, जो पोएम को आपने पढ़ा, समझा, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। एक कॉलम के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको 1 या 2 सेंटेंसेस में देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। इन प्रश्नों में से आपको बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपको विकल्प दिया जाता है और उसके जो मार्क्स अलॉटेड है वो है 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, अभी से तैयार करते हुए चलना है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस। ये देखिए कॉमा में लिखा हुआ है। पोएम के अंदर ये बात आई है कि इन माई हाउस, मेरे घर में। जो पंक्ति है इससे व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या तात्पर्य है, कवि इससे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। योर आंसर इज बाय इन माई हाउस। इन माई हाउस से द पोएट मीन्स, कवि का तात्पर्य है हिज ओन बॉडी, सोल एंड हार्ट। उसका स्वयं का शरीर, बॉडी का मतलब है
शरीर, ओन मतलब स्वतः का, स्वयं का, यानी कवि का स्वयं का बॉडी, सोल यानी स्पिरिट यानी आत्मा, एंड हार्ट और उसका हृदय। कवि यहां पर इन माई हाउस से तात्पर्य बताते हैं कि उनके खुद के बॉडी, आत्मा और हृदय से जो अंधकार है उसे निकालने की प्रार्थना वो कर रहे हैं। आपको ध्यान से इस आंसर को याद करना है बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट? व्हाट डज द स्पीकर, स्पीकर कौन है? यहां पे नया शब्द आया है। स्पीकर मतलब है कवि, पोएट, हु इज स्पीकिंग टू गॉड, जो कि ईश्वर से बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर, एक कविता के रूप में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समटाइम्स इन द क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ स्पीकर दे मे मेंशन पोएट, स्पीकर के स्थान पर आपको पोएट मेंशन किया जा सकता है या पोएट के स्थान पर स्पीकर मेंशन किया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका प्रश्न है व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड, स्पीकर वक्ता लॉर्ड से, ईश्वर से फर्स्ट, टू डू फर्स्ट, पहले क्या चीज करवाना चाहते हैं प्रार्थना के माध्यम से। ऑल ऑफ यू नो दैट ही इज प्रेइंग टू गॉड, वो गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना में वो स्टेप बाय स्टेप मांगते हैं कि हे ईश्वर ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, अब ये दे दीजिए। तो व्हाट डज ही वांट फर्स्ट, वो क्या चाहते हैं सबसे सर्वप्रथम? आगे अब उत्तर देखते हैं। The speaker wants the Lord to light the lamp of his love in his heart and soul. Speaker यानी पोएट यानी रविंद्रनाथ टैगोर, he wants the Lord, वो ईश्वर से चाहते हैं to light the lamp of his love, कि वे उनके प्रेम का दिया, लैंप यानी दीपक, चिराग, दिया, कहां जला दे? His heart and soul, उनके हार्ट यानी हृदय में और सोल यानी आत्मा में। देखिए कितनी प्यारी बात कही है। He is not asking money, he is not asking worldly pleasure। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर प्रार्थना में ईश्वर से धन दौलत पैसा नहीं मांग रहे, वो दुनिया के सुख नहीं मांग रहे। इन प्लेस ऑफ ऑल दीज, जैसे अगर हम प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले हम मांगते हैं हमें बहुत अमीर कर दीजिए, हमें धनवान बना दीजिए भगवान। लेकिन आप देखिए, गहराई देखिए कविता की, कि प्रेयर के माध्यम से पोएट ये पूछ रहे हैं कि लाइट द लैंप ऑफ हिज लव, हे प्रभु तेरे प्रेम का दीपक मेरे हार्ट यानी हृदय और सोल यानी आत्मा में जला दीजिए। आप सभी बच्चों को इससे लेसन लेना है बिकॉज दिस इज फॉर यू, फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स दिस पोएम इज रिटन। ये कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए ये कविता आपकी बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम में लेसन 1 में दी गई है, ताकि आप भी इसी प्रकार से अपने सत्र का प्रारंभ ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर अपने अंधकार को दूर करने के लिए करें और आगे सफलता की कामना करें। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लैंप इज इट इन द पोएम? अब क्योंकि पोएम में हर पंक्ति में ईश्वर लाइट द लैंप की बात कर रहे हैं कि दीपक जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, तो व्हाट काइंड ऑफ लैंप इज इट? तो ये दीपक किस प्रकार का है, ये दिया, ये चिराग किस प्रकार का है, ऐसा इस प्रश्न में पूछा गया है। आपका उत्तर यह है, द लैंप मेंशन्ड इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग। मेंशन यानी दर्शाया गया, जो दीपक, जो चिराग पोएम के अंदर दर्शाया गया है वो ट्रांसम्यूटिंग है, वो बदलाव लाने वाला है। द वर्ड ट्रांसम्यूटिंग मीन्स बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। ध्यान पूर्वक आप इसको पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, इसकी स्पेलिंग को याद करेंगे। हाउ इज द लैंप इन द पोएम? द लैंप मेंशन्ड इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग। कविता में दर्शाया गया जो चिराग है, जो दीपक है, वो ट्रांसम्यूटिंग है। इट्स रेज हैव द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी जो किरणें हैं वो कैसी हैं? वो ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, वो कवि के हृदय में परिवर्तन लाने वाली हैं। इस दीपक की जो ज्योत निकलेगी, जो किरणें निकलेंगी, वो पोएट के हार्ट में, हृदय में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। तो कितनी गहराई है इस उत्तर के अंदर, आप समझिए। What kind of lamp is it in the poem? The lamp mentioned in the poem is transmuting. Its rays have the power of transformation.
पावर यानी ताकत, शक्ति। किन में है शक्ति? इसकी किरणों में, इसकी ज्योत में वो शक्ति है जो पोएट के, कवि के हृदय के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, परिवर्तन ला सकती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, What does darkness stand for in the poem? डार्कनेस शब्द का कविता में क्या अर्थ बताया गया है? देखिए यहाँ पर 2 से 3 शब्द कविता में बहुत मुख्य हैं। डार्कनेस है, लाइट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसम्यूटिंग है। इन्हीं शब्दों पर पूरी कविता जो है वो आधारित है। अब आपसे यहाँ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। डार्कनेस का अर्थ पूछा जाएगा और 3 विकल्प उसके दिए होंगे, 3 ऑप्शंस विल बी गिवन। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है जो इसका सही अर्थ होगा। दिस इज योर आंसर। द डार्कनेस मीन्स द इग्नोरेंस। अंधकार का अर्थ है अज्ञानता, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता। एंड ईविल और बुराई। अज्ञानता से क्या तात्पर्य है? यानी जो बुराई कवि के शरीर में है, कवि की आत्मा में है, उसको दूर करने की प्रार्थना कवि यहां कर रहे हैं। इन द हार्ट, ईविल प्रेजेंट इन द हार्ट, यानी जो बुराइयां और जो अंधकार कवि के हृदय में मौजूद है उसको दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम? द डार्कनेस मीन्स द इग्नोरेंस एंड ईविल प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ द पोएट। कवि के हृदय में जो अज्ञानता और बुराइयां हैं उससे डार्कनेस का तात्पर्य यहां पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम? बिल्कुल उसका विपरीत, लाइट शब्द से कविता में कवि का क्या तात्पर्य है? योर आंसर इज लाइट मीन्स नॉलेज। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। लाइट का मतलब वैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्रकाश, लेकिन यहां प्रकाश, आपको पता है जब किसी स्थान पर प्रकाश होता है तो वहां अंधेरा नहीं रह सकता, हर चीज वहां पर स्पष्ट दिखाई देती है। यानी जब व्यक्ति के हार्ट और सोल के अंदर नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो वो कभी भी ईविल यानी बुराइयों से घिरा हुआ नहीं रह सकता और कभी भी उसके हार्ट और सोल के अंदर डार्कनेस जो है वो जगह नहीं बना सकती, अंधेरा अपनी जगह नहीं बना सकता। तो लाइट मीन्स नॉलेज। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कि डिस्टिंग्विश करना होता है, मतलब सही या गलत के बीच में फर्क बताना, अंतर बताना। बिटवीन यानी दोनों के बीच में, इविल एंड गुड, बुराइयां और अच्छाइयों के बीच में जो अंतर बता सके, राइट एंड रॉन्ग और अच्छाई और बुराई का अंतर समझा सके, ऐसी इसके लिए लाइट शब्द का प्रयोग कविता में किया गया है। तो मैं आपको समझाती हूं, लाइट मीन्स नॉलेज दैट कैन डिस्टिंग्विश, जो कि हमें फर्क बता सके, अंतर बता सके बिटवीन इविल एंड गुड, बुराई और अच्छाई के बीच में, राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में। तो आप इस आंसर को अच्छी तरह याद करेंगे। अगर आपको यह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाएगा तो आपको ये विकल्प दिए जाएंगे, लाइट मीन्स नॉलेज, तो आप नॉलेज शब्द पे राइट लगाकर उसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू? अब कविता में सेंसेस शब्द आया है। सेंसेस का शब्द है, अर्थ होता है इंद्रियां। आपको पता है कि गॉड हैज गिफ्टेड अस विद 5 वंडरफुल सेंसेस। ईश्वर ने हमें 5 वंडरफुल सेंसेस गिफ्ट में दिए हैं। उन सेंसेस की बात यहाँ कविता में की गई है। और कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो कवि ने अपनी कविता में सेंसेस को किससे तुलना की है, किससे उसको कंपेयर किया है? आपका आंसर है, द सेंसेस आर कंपेयर्ड टू द लैम्प्स। सेंसेस की तुलना, इंद्रियों की तुलना दीपों से की गई है। क्यों? क्योंकि दीपक जो है वो जलता है तो उसके प्रकाश में अंधेरा टिक नहीं सकता। इसी प्रकार जब इंद्रियां सही तरह से काम करती हैं तो कोई गलत काम हमसे नहीं होता। और जब हमारी सारी इंद्रियों पे, ऑल सेंसेस आर इन आवर कंट्रोल, जब वो हमारे नियंत्रण में होते हैं तो कोई गलत काम हमसे नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन बी। अंडर दिस कॉलम लॉन्ग आंसर्स आर आस्क्ड। जो बी कॉलम, जो बी प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में दिए जाते हैं उनके अंतर्गत
बड़े प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको 3 और 4 सेंटेंसेस में देना होता है। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। इसका जो वेटेज है बोर्ड परीक्षा में वो है 3 अंक का। इसमें आपको बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसके अंक जो निर्धारित किए गए हैं वो है 3 मार्क्स। इसमें से एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट पोएम है। फर्स्ट टर्म से लेकर फाइनल टर्म तक इस कविता से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। आई एम गोइंग टू रीड फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प? व्हाई डज द पोएट वांट गॉड? कवि गॉड से लैंप को जलाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों चाहते हैं वो कि ईश्वर का जो प्रेम का दिया है वो जल जाए? योर आंसर इज द पोएट वॉन्ट्स गॉड टू लाइट द लैम्प। यहां से आपको पूरा प्रश्न में से कॉपी करना है। कवि ईश्वर से दीपक को प्रज्वलित करवाना इसलिए चाहते हैं बिकॉज ओनली ही हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म इविल इनटू गुड। ओनली का मतलब होता है केवल। ही हैज द पावर, केवल ही शब्द यहां पर गॉड के लिए आया है, ऑलमाइटी लॉर्ड के लिए आया है। यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि केवल लॉर्ड ऑलमाइटी में ही वो पावर है, वो शक्ति है कि वे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं इविल इनटू गुड, बुराइयों को अच्छाई में, एंड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को, इनटू नॉलेज, ज्ञान में। बहुत ही मीनिंगफुल लाइंस है ये जो पूरी कविता का इसमें आपको अर्थ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस आंसर को अच्छी तरह याद करेंगे। Why does the poet want Lord to light the lamp? The poet wants Lord to light the lamp because only he has the power to transform evil into good and ignorance into knowledge. केवल उसी में ये पावर है, शक्ति है कि वो हमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है, हमारी बुराइयों को अच्छाई में और अज्ञानता को ज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the speaker want the Lord to do at first? What does the speaker want the Lord? Lord से speaker क्या चाहते हैं? To do at first. सबसे पहले कौन सी चीज करवाना चाहते हैं? किस चीज को उन्होंने प्राथमिकता दी है? वर्ल्डली प्लेजर को छोड़कर, दुनियावी सुख को छोड़कर क्या चाहते हैं वे? आपका आंसर है, ये प्रश्न आपको शॉर्ट आंसर में भी दिया गया है और लॉन्ग आंसर में भी दिया गया है। द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड। स्पीकर का अर्थ यहाँ पे पोएट से है, कवि से है, तो आप बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आपसे परीक्षा में स्पीकर पूछा जाएगा और उसके स्थान पर कभी कभी आपसे पोएट शब्द लिखकर पूछा जाएगा। तो द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल। सर्वप्रथम स्पीकर चाहते हैं कि लॉर्ड अपना लैंप लाइट कर दें। किसका? ऑफ हिज लव, उसके प्रेम का। हिज शब्द यहाँ पर लॉर्ड के लिए आया है। कवि चाहते हैं कि भगवान उनके प्रेम रूपी दीपक को, चिराग को कहाँ जला दे? इन हिज हार्ट, कवि के हृदय में, स्पीकर के हार्ट में, एंड सोल, और उनकी आत्मा में, जिससे उनका दिल और उनकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाए, अंधकार वहां ना रह पाए, अज्ञानता का वहां कोई स्थान ना हो, इल्यूमिनेट हो जाए, वो झिलमिला जाए और ज्ञान का वहां पर वास होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी प्रे फॉर? हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हम जब प्रार्थना करें, ये हम कक्षा 10 के बच्चों को प्रश्न दिया गया है कि आप अभी सब इनोसेंट हैं, बहुत ही भोले हैं, प्रार्थना करें तो आपको क्या मांगना चाहिए प्रार्थना में? योर आंसर इज We should pray to God to drive away ignorance and evil from our heart by the lamp of His love. हमें प्रार्थना करना चाहिए कि ड्राइव अवे यानी हम उसे निकाल फेंकें। किस चीज को? इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को, जहालत को, अंधविश्वासों को, एंड ईविल और बुराइयों को, फ्रॉम अवर हार्ट जो हमारे दिल में है उससे, बाय द लैम्प ऑफ हिज लव, किसके माध्यम से? ईश्वरीय प्रेम की ज्योत के माध्यम से। बहुत अच्छी तरह आप इसको पढ़ेंगे। What should we pray for? हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? We should pray to God to drive away ignorance and evil from our heart by the lamp of His love. Next question is why does the speaker want the Lord to touch him once? कवि स्पीकर से ये क्यों
वाई डज द स्पीकर वॉन्ट, यानी स्पीकर मतलब कवि लॉर्ड से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लॉर्ड स्पीकर को, कवि को एक बार टच कर ले। टच का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। तो ऐसा क्यों मांग रहे हैं कवि? योर आंसर इज द स्पीकर वॉन्ट्स द गॉड टू टच हिम वंस। स्पीकर गॉड से ये कहते हैं कि वो एक बार उन्हें स्पर्श कर ले, सो दैट ही मे चेंज, जिससे कि वे अपने आप को चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे। क्यों? क्योंकि वो अपने जिस स्वरूप में जी रहे हैं उससे निकलकर वो अच्छाई की दुनिया में जाना चाहते हैं, ज्ञान की दुनिया में जाना चाहते हैं, बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं। He believes that by his touch, वो उनका मानना है कि ईश्वरीय स्पर्श से, his touch मतलब ईश्वर का स्पर्श, his body of clay, तो जो यहाँ पर this HIS his, ये जो his है ये ईश्वर के लिए आया है, और जो सेकंड his है ये पोएट के लिए आया है। By his touch, ईश्वर के स्पर्श से, his body, कवि का शरीर, of clay, जो कि मिट्टी का बना हुआ है, would turn into gold, वो गोल्ड में, स्वर्ण धातु में बदल जाएगा। Like that of gold, and all his worries would fade away, जिस प्रकार से जो सोना है वो चमकीला होता है, कोई उसमें गंदगी दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से जो कवि की जो चिंताएं हैं, all his worries would fade away, तो वो सारी चिंताएं जो है वो फेड हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, आपको इसको अच्छी तरह पढ़ना है और याद करना है। अब यहाँ पर एक अंतिम क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, कि इस कविता का संदेश क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर इस कविता के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहते हैं, या व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव क्या है। आंसर इज द पोएम इज द पोएट्स प्रेयर टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड रिमूव इट्स डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कविता एक प्रेयर के रूप में है, एक प्रार्थना के रूप में है, जो कि ईश्वर से उसके प्रेम रूपी जोत जगाने के लिए की जा रही है, जो कि उसके हृदय और आत्मा से डार्कनेस यानी अंधकार को रिमूव कर देगी, दूर कर देगी। He believes that the wonderful rays of the lamp would transform his evil into good. कवि विश्वास करता है कि जो ईश्वर की चमत्कारी जो ज्योत है, जो किरणें हैं, वो उसको परिवर्तित कर देगी, बदल देगी, बुराइयों को अच्छाई में, क्ले बॉडी मिट्टी के शरीर को गोल्ड में, सोने में, एंड वुड फ्री हिम, और कवि को फ्री कर देगी फ्रॉम ऑल द वरीज एंड टेंशंस ऑफ लाइफ, जीवन की सारी चिंताओं से मुक्त कर देगी। तो ये जो केंद्रीय भाव है, जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का बच्चों, इसे भी आप अच्छे से नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। आज की क्लास में हमने टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस को पूरा किया। हमने वोकैबुलरी बेस्ड 2 एक्सरसाइज की, जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग को कवर किया, जिसे हम सिनोनिम भी कहते हैं। इन द सेकेंड एक्सरसाइज वी हैव डन ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, एंड देन इन द क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वी हैव कवर्ड, और उसके बाद हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर किया। इन सभी को आपको नोटबुक में लिखकर आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स से चेक करवाना है, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप अपने स्कूल के सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उन डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।